गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो बेटा जल्दी से सेशन की शुरुआत करते हैं। और अब हमारा जो सेशन है वो है आज एग्रीकल्चर का स्कीम्स पार्ट 2। एग्रीकल्चर की स्कीम्स का पार्ट 1 हमारा हो चुका है। ठीक है, तुम सब जानते हो पार्ट 1 हो चुका है। आज पार्ट 2 चल रहा है हमारा। आज कौन सा पार्ट है बच्चों? पार्ट 2। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। तो एग्रीकल्चर स्कीम्स पार्ट 2 आज हमारे सामने है। और कल हमने कुछ स्कीम्स को कवर किया था, हमारे कृषि क्षेत्र की कुछ योजनाओं के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम वैसे ही पीवाईक्यूज के थ्रू कुछ नई योजनाओं का डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ रैंडम क्वेश्चंस भी हैं जो रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की स्कीम से। तो बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, मैं उन सबको बता देना चाहता हूं जो लोग भी डायरेक्टली एटीएम बैच में जुड़े हैं, वो सभी याद रखें बेटा, अगर थ्योरी अच्छे से नहीं हो रखी है, फाउंडेशन या नींव मजबूत नहीं है, तो चाहे कितने भी क्वेश्चंस करके चले जाओ, क्वेश्चंस तो कर जाओगे, कंटेंट दिमाग में नहीं बैठेगा। इसीलिए फाउंडेशन से जुड़ के अपने कंटेंट को मजबूत करो, और फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए फिर तुम अटेम्प्ट कर जाओगे। पर अगर क्वेश्चंस के थ्रू कंटेंट कवर करके जाओगे तो फिर अगर जरा से भी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हुई तो मुश्किल में पड़ जाओगे। तो अभी भी अगर डायरेक्टली एटीएम से ही जुड़े हो, जीके के फाउंडेशन में नहीं हो, या फिर जीके अच्छे से मजबूत नहीं हो रखी, तो इस बैच से जुड़ के बिल्कुल बेसिक से अपने सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लो। बहुत ही शानदार बैच है। ठीक है, बाकी पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, जिन्होंने थ्योरी पहले से कर रखी है उनके लिए तो ये एटीएम बैच से बढ़िया कुछ भी नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना लॉन्च्ड? बताओ भाई, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना कब शुरू की गई थी? अगर किसी को आइडिया है तो बताएगा भैया। ठीक है, नहीं, आज जो है पॉलिटी की जो क्लास है वो आज नहीं हुई है, ना होगी आज वाली जो क्लास अगर मिस हुई है तो ये आपकी सैटरडे को कवर कर ली जाएगी। बाकी कल पॉलिटी की क्लास होगी। आज थोड़ी सी थोड़ा इमरजेंसी काम आ गया, तो उस टाइम पर वो क्लास नहीं हुई। बाकी हाँ, एटीएम की क्लास मिस नहीं कर सकते थे, क्योंकि फाउंडेशन में तो ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। एटीएम की क्लास लेनी जरूरी थी, इसलिए एटीएम की क्लास हो रही है। पॉलिटी की कल हो जाएगी, और जो आज मिस हुई है वो सैटरडे को हो जाएगी। तो बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होने वाला, आराम से पढ़ाई करो। व्हेन वाज वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना लॉन्च्ड? वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? कोई बता सकता है क्या? इस योजना की शुरुआत कब हुई है? जल्दी बताओ बेटा, कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी जल्दी। बिल्कुल, देखो इस योजना की शुरुआत हुई है 2001 में, दिसंबर 2001 में। कब हुई है बच्चों? दिसंबर 2001 में। अगर तुम एग्जैक्ट डेट भी पूछोगे तो वो भी बता देंगे, पर एग्जैक्ट डेट आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जानी, तो कोई जरूरत नहीं है याद रखने की, पर मैं लिख देता हूं 2 दिसंबर 2001 को ये लॉन्च हुई थी। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, नाम से ही पता चल रहा है कि आवास मतलब घर। और अगर कोई ऐसी योजना है जो आवास योजना है, मतलब घर प्रदान किए जाएंगे, घर प्रोवाइड किए जाएंगे। और क्या अमीरों को घरों की जरूरत है? जो अमीर है उनको घरों की जरूरत है क्या? उनके पास ऑलरेडी घर है, वो सरकार से घर क्यों लेंगे? तो भैया गरीबों के लिए घरों की स्कीम निकाली गई थी। ठीक है, तो वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना 2 दिसंबर 2001 को लॉन्च हुई है। और इस योजना का जो पर्पस है, ध्यान से देखो बेटा, योजना का जो पर्पस है वो ये है कि भारत में जो भी लोग, ध्यान से देखना बेटा, भारत में जो भी लोग निर्धनता रेखा से नीचे हैं, यानी पॉवर्टी लाइन से नीचे, यानी बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, भारत में जो भी लोग निर्धनता रेखा से नीचे हैं, है ना, निर्धनता रेखा से नीचे हैं, यानी पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। तो भारत में जो भी लोग निर्धनता रेखा से नीचे हैं, ठीक है, निर्धनता रेखा से नीचे हैं, उन्हें घर और सामुदायिक शौचालय की सुविधा दी जाएगी। सामुदायिक शौचालय का मतलब कम्युनिटी। ठीक है,
कम्युनिटी टॉयलेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो भारत में जो भी लोग निर्धनता रेखा से नीचे हैं उन्हें घर और सामुदायिक शौचालय की सुविधा दी जाएगी। सामुदायिक शौचालय की सुविधा दी जाएगी और दी गई है। ये प्रोग्राम अभी भी एक्टिव है। जहां पर भी ऐसा लगता है, अब जैसे एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना भी चालू हो चुकी है, ये वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, तो सारी योजनाएं एक्टिव हैं। जहां जिस तरह की जरूरत है उस तरह से उस योजना को इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। तो भारत में जो भी लोग निर्धनता रेखा से नीचे हैं और फिर उनके पास घर भी नहीं है, ठीक है, और वो कहीं झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को घर और सामुदायिक शौचालय की सुविधा दी जाती है। ठीक है बच्चों, तो याद रखना, निर्धनता रेखा से नीचे हैं और उनके पास अपना घर नहीं है, झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को घर भी दिया जाएगा और सामुदायिक शौचालय यानी कम्युनिटी टॉयलेट की सुविधा भी दी जाएगी। ठीक है भाई, नोट्स की पीडीएफ शेयर बेटा, नोट्स की पीडीएफ शेयर तो हो रही है, क्या बातें कर रहे हो यार। सारी एटीएम की जो क्लासेस हैं सारे के नोट्स तो पहुंचे हुए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हाउस एंड वॉशरूम देना। तो भारत में जो भी लोग निर्धनता रेखा से नीचे हैं उन्हें घर और सामुदायिक शौचालय की सुविधा दी जाती है। तो ये भैया मेन पर्पस है इस स्कीम का। तो तुम्हें इतना ही जानना है कि स्कीम कब लॉन्च हुई, इस स्कीम का मेन गोल क्या है, स्कीम्स में इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो निर्धनता रेखा से नीचे हैं और आगे लिख देते हैं, और ये बीच में एक लाइन लिख देता हूं ताकि तुम्हें और क्लियरिटी रहे, और झुग्गी झोपड़ियों में यानी स्लम्स में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, उन्हें घर और सामुदायिक शौचालय की सुविधा दी जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, Rebecca Greenspan, an economist, was appointed as the Secretary General of which organization in June 2021? जून 2021 में एक अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीनस्पैन को किस संगठन का महासचिव नियुक्त किया गया? बताओ भाई। एक ये थोड़ा रैंडम सा सवाल है पर कहीं ना कहीं रिलेटेड है, इसलिए ये लाया गया है। ठीक है, बताओ भाई। तो जून 2021 में एक अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीनस्पैन को किस संगठन का महासचिव नियुक्त किया गया? बताओ भाई। तो रेबेका ग्रीनस्पैन, मैं आप सबको बता दूं, नॉर्थ अमेरिका जो महाद्वीप है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, सब जानते हो, हमारे 7 महाद्वीप है, 7 कॉन्टिनेंट्स है। तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में एक देश है, उस देश का नाम है कोस्टा रिका। वैसे तुम लोगों ने कहीं सुना होगा मूवीज या वेब सीरीज वगैरह में, एक देश है कोस्टा रिका। तो कोस्टा रिका देश की नागरिक है रेबेका ग्रीनस्पैन। ठीक है, रेबेका ग्रीनस्पैन कोस्टा रिका की नागरिक है। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक देश कोस्टा रिका, तो कोस्टा रिका की नागरिक है कौन? रेबेका ग्रीनस्पैन। 2021 में इनको चुना गया है यूएनसीटीएडी का हेड। यूएनसीटीएडी का हेड कोई मुझे बता सकता है यूएनसीटीएडी का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से बताओ अगर मालूम है तो। ये हम लोगों ने स्टैटिक जीके में ये जो संस्थाएं, यूनिसेफ को छोड़ के मैंने तीनों नहीं करवाई है क्योंकि इनकी रेलेवेंस कम है, पर एक क्वेश्चन यहां अंकटाड से बना हुआ है, इसे शॉर्ट में अंकटाड बोलते हैं। तो अंकटाड ये संस्था का फुल फॉर्म, इसकी स्थापना कब हुई और क्यों बनाई गई, कुछ आइडिया है तो बताओ यार, बताओ। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूं। देखो, अंकटाड जो है इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस। भाई यूएन का तो मतलब सबको मालूम ही रहता है ना, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, सी से क्या हो सकता है? बड़ा कॉमन सा मतलब है, कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस
ऑन, टी से ट्रेड, ए से एंड, डी से डेवलपमेंट। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखो, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इसका हिंदी मतलब क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस किस पर? व्यापार एवं विकास पर, व्यापार एवं विकास पर। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी बच्चों। अंकटाड की स्थापना कब हुई? 1964 में, 1964 में इस्टेब्लिश हुआ। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, कोई बता सकता है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, जेनेवा है ना, स्विट्जरलैंड। 1964 में हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। क्लियर है सबको? बिल्कुल। बेसिकली इसका उद्देश्य यह है, इस अंकटाड का उद्देश्य यह है, इस अंकटाड का उद्देश्य यह है, इस संस्था का उद्देश्य यह है, एम यह है कि विकासशील देशों को, ठीक है, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ना तो वो डेवलप्ड है ना वो बहुत ही ज्यादा गिरी हुई हैं, विकास कर रही हैं अभी, तो विकासशील देशों के हितों को, यानी उनके इंटरेस्ट्स को, हितों को मतलब उनके इंटरेस्ट्स को, जो भी उनका इंटरेस्ट है, भलाई है, तो विकासशील देशों के, अबे यार ये सा का फर्क पड़ रहा है यार, विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा देना, कहां पर? विश्व व्यापार में, वर्ल्ड ट्रेड में विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा देना, विश्व व्यापार में। तो वर्ल्ड ट्रेड में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो डेवलप कर रही हैं धीरे धीरे, उनके इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस देना, ये इसका काम है। अब विकासशील देश कौन से हैं? विकासशील देश वो हैं जो एग्रीकल्चर में थोड़े से पीछे हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से पीछे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में थोड़े से पीछे हैं, सर्विस सेक्टर में थोड़े से पीछे हैं, मतलब वो ग्रो कर रहे हैं, उनका विकास हो रहा है। तो ऐसे देशों को थोड़ा सा आगे बढ़ाना विश्व व्यापार में, ये अंकटाड का काम है। फिलहाल अंकटाड में 195 कंट्रीज मेंबर्स हैं, 195 मेंबर कंट्रीज हैं इस संस्था में, मेंबर कंट्रीज हैं इन संस्था में, ठीक है। चलो, बाकी ये जो यूनिसेफ है ये तो आप जानते हो, यूनिसेफ का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, मैंने तुम्हें बताया था, है ना, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये तो स्टैटिक जीके में कवर किया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में। कहां पर है? न्यूयॉर्क, यूएसए में हेडक्वार्टर है इसका, ठीक है। यही बताया था कि नहीं बताया था? बताओ जल्दी, सभी लोग पढ़ा था ये लोग तो? हाँ भाई, पढ़ा है ना? हाँ, बाकी आपको ये जानने की जरूरत नहीं है यूएनआईएसडीआर, यूएनएचएसआरसी, जैसे फुल फॉर्म क्या है? ये यूएनआईएसडीआर का तो नाम भी चेंज हो गया है, अभी यूएनडीआरआर हो गया है, ठीक है, यूएनडीआरआर हो गया इसका नाम, अभी नया नाम क्या हो गया इसका? यूएनडीआरआर, यूनाइटेड नेशंस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ठीक है भाई। तो ये इनके फुल फॉर्म है। तो बाकी आंसर है अंकटाड। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेडक्वार्टर्ड? विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? वॉशिंगटन डीसी, द यूएस, पेरिस यानी फ्रांस, जेनेवा स्विट्जरलैंड, लंदन द यूनाइटेड किंगडम। बताओ भाई, मैंने तुम्हें बताया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कई तरह की रिपोर्ट्स जारी करता है। जब हम वो इंडेक्स और रिपोर्ट्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कई सारी रिपोर्ट्स हमने देखी थी। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये बेसिकली बच्चों एक एनजीओ है। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन।
गैर सरकारी संस्था, कोई सरकारी संस्था नहीं है ये, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन, तो कोई सरकारी संगठन नहीं है ये, ठीक है। पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, कोई बताएगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बताओ बताओ भाई। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संगठन है, 1971 में स्थापित हुआ है ये, 1971 में स्थापित हुआ है ये। आज ना मेरी जुबान तो तला रही है। हाँ भाई, 1971 में स्थापित हुआ है आज जुबान तो तला रही है भाई। चलो भाई ध्यान से देखो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बिल्कुल, तो 1971 में स्टैब्लिश हुआ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संगठन है। और एक चीज याद रखना, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। कहां पर है बच्चों? जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है भाई? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बनाया क्यों गया है, क्यों ये इसीलिए है कि जब भी लगे कि विश्व के हालात बिगड़ रहे हैं तो ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है अलग अलग रिपोर्ट जारी करता है। अब वर्ल्ड में ये हो गया, अब वर्ल्ड में हो गया, ये हालात हैं, वो हालात हैं, मतलब एक तरह से जागरूक करने का काम करता है। यानी एक तरह का ये मान लो न्यूज रिपोर्टर है, ये एक तरह का न्यूज रिपोर्टर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो ये बताता रहता है कि विश्व के हालात कैसे हैं, बिगड़ रहे हैं तो बिगड़ते हुए बता देता है, बिगड़ने के बाद सुधर रहे हैं तो सुधरते हुए बता देता है। तो एक तरह से इंटरनेशनल रिपोर्टर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो विश्व के हालातों को सुधारना इसका काम है। पर सुधारेगा कैसे? पहले बताएगा कि बिगड़ कैसे रहे, ताकि दुनिया की नजर जाए वहां पर और फिर चीजें सुधरें। तो यानी फोकस में लाता है चीजों को। तो विश्व के हालातों को सुधारना, विश्व के हालातों को सुधारना, ये इसका गोल है, ठीक है भाई, विश्व के हालातों को सुधारना। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है भाई, ईयर वगैरह तो पूछ लेते हैं, इसलिए तो मैं ईयर वगैरह लिखवाता हूं, इसलिए एक ईयर लिखवाता हूं। ना रेलवे का भरोसा करो, ना एसएससी सीजीएल का भरोसा करो, किसी का भरोसा मत करो, ससुरे कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए तुम्हें थोड़ी सी जानकारी दी जा रही है, ठीक है। हाँ चलो बहुत बढ़िया, आगे देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रेविएशन डिनोटेड द राष्ट्रीय फसल बीमा योजना, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त रूप राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाता है? बताओ, शॉर्ट फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय फसल बीमा योजना का शॉर्ट फॉर्म क्या है, किस नाम से जाना जाता है? बताओ भाई। फसल बीमा योजना दिख भी रहा होगा, दिख भी रहा होगा, इतना दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, दिख भी तो रहा है। शाबाश, सी है आंसर, वेरी गुड, सी है आंसर। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कोई मुझे बताएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लॉन्च हुई थी और इसका गोल क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मतलब इंसान का बीमा सुना था, फसल का बीमा सुना है ना भाई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इंसान का बीमा होता है, हम जो व्हीकल लेते हैं उसका बीमा होता है, या देखो फसल का भी बीमा कर रहे हैं। बीमा का मतलब क्या होता है? जैसे लाइफ इंश्योरेंस आप लोगों ने सुना होगा, जैसे मान लो मेरी डेथ हो जाती है, मैं अपने घर में मान लो मैं अपने घर में कमाने वाला अकेला हूं, मेरी डेथ हो जाती है, तो मेरा परिवार पैसे की तंगी ना भुगते, इसलिए मैं अपनी लाइफ को क्या करवा लूंगा? मैं अपनी लाइफ को इंश्योरेंस में करवा लूंगा। यानी मैं एक ऐसे डॉक्यूमेंट पे साइन करूंगा जहां पर मुझे हर साल एक पर्टिकुलर अमाउंट किस्त के तौर पे डालना है कि 15,000 20,000 रुपए मैं हर साल डालूंगा, हर महीने नहीं, हर साल में डालूंगा।
और उस कंपनी को दूंगा, और वो कंपनी जब मेरी अचानक से या कभी डेथ होगी तो मेरे परिवार को, मान लो मैंने 1 करोड़ की पॉलिसी ले रखी है, यानी मैं 1 करोड़ की पॉलिसी लेके बैठा हूं कि भाई मैं आपको इतना पैसा दूंगा हर साल, आप जब मेरी डेथ हो जाए तो मेरे परिवार को 1 करोड़ रुपए दे देना। कंपनी को मैंने बोल दिया, तो मेरी डेथ के बाद मेरी कंपनी को मतलब मेरी कंपनी बोल रहा हूं मेरी डेथ के बाद मेरी फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, यानी उनकी जो जो आर्थिक हालात है वो सुधरे हुए रहेंगे, वो उनको मदद मिल जाएगी मेरे मरने के बाद भी। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ को इंश्योर करवाते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं लाइफ का। तो इसीलिए फसल का भी, अगर मान लो फसल खराब हो गई तो किसान को नुकसान होगा, तो फसल खराब होने के बाद किसान को नुकसान ना हो, इसीलिए है फसल बीमा योजना, यानी किसान को नुकसान ना हो, किसान को फायदा हो फसल नुकसान में जाने के बाद भी, इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च की गई थी। ठीक है भाई। हाँ, अगर डेथ नहीं अगर डेथ नहीं हुई तो अगर डेथ नहीं हुई तो वो पैसा जो है साल भर मेरा जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। ठीक है। मान लो पता चला कि मेरे से पहले, अब ये तो देखो ये तो कटु सत्य है, ये तो सब होना ही है, मान लो मेरे जाने से पहले मेरे परिवार वाले चले जाएं, तो फिर मैंने लाइफ इंश्योरेंस किसके लिए लिया था? ठीक है तो मैं भी चला जाऊंगा, उसके बाद उस पैसे का कुछ नहीं होगा, मैंने जिंदगी भर वो किश्त भरी है, ठीक है, उसका कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई। औशिक औशिक बोल रहे हैं कि सर इफ आई डाई आफ्टर 1 ईयर ऑफ स्टार्टिंग बीमा, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तुम 1 दिन बाद चले जाओ, चाहे 1 साल बाद जाओ, चाहे 50 साल बाद जाओ। ठीक है, अगर तुम्हारे पीछे डिपेंडेंट है, तुम्हारे तुम्हारे ऊपर निर्भर लोग हैं तो वो मिल जाएगा। ठीक है, चलो चलो भाई देखो, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो किसान की फसल अगर खराब हो जाए, मान लो मौसम ऐसा हो जाए कि मौसम, जैसे मान लो बहुत ज्यादा बारिश आ जाए, इस टाइम पे जैसे गेहूं उगा रखे हैं ना किसान ने, रबी क्रॉप चल रही है, उग रही है, सरसों गेहूं उगा रखा है, मान लो इस टाइम पे सर्दियों में जो बारिश आती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, पश्चिमी विक्षोभ से, वो इतनी जबरदस्त आ जाए कि सारी फसल बर्बाद हो जाए, इतना ज्यादा पानी आ जाए सारी फसल बर्बाद हो जाए, तो अगर जिस जिस किसान ने अपनी फसल का बीमा करवा रखा है तो उसका नुकसान नहीं होगा, उसको तो पैसे मिल जाएंगे, उसको तो पैसे मिल जाएंगे। समझ में आ रही भी बात? तो फसल बीमा योजना ये है, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो 18 फरवरी, हाँ मैं बताता हूं 18 फरवरी 2016 को, 18 फरवरी 2016 को, ठीक है, 18 फरवरी 2016 को ये लॉन्च हुई थी स्कीम। ठीक है, ये स्कीम लॉन्च हुई। ठीक है, और इसको लॉन्च किया कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने, किसान कल्याण मंत्रालय ने, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का उस टाइम पे यही नाम था। ठीक है, आज तो सिंपली कृषि मंत्रालय बोलते हैं, उस जमाने में क्या था, कृषि एवं, यानी 2016 में क्या था, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो इस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था 18 फरवरी 2016 को, और इसमें पहली चीज, इसका एम देखो, इसका उद्देश्य क्या है, अगर किसी अप्रत्याशित घटना की वजह से, यानी अगर किसी एकदम से हुई घटना की वजह से किसान की फसल को नुकसान होता है तो उसे वित्तीय सहायता दी जाएगी, उसे फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा सरकार की तरफ से, यानी उसका नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। तो याद रखो, यदि किसी अप्रत्याशित यानी अनफोर्सीन, ठीक है, यदि किसी अप्रत्याशित यानी अनफोर्सीन, यदि किसी अप्रत्याशित, ओए 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 ओए, नहीं नहीं नहीं, जुबान नहीं तो तुलाना है, यदि किसी अप्रत्याशित अनफोर्सीन घटना की वजह से किसानों की फसल खराब होती है, किसानों की फसल खराब होती है तो सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी, वित्तीय सहायता देगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी वित्तीय सहायता देगी। समझ में आया? और दूसरा एम क्या है देखो,
दूसरा एम क्या है? पहला एम तो हमें समझ में आ गया, दूसरा एम क्या है? कोई बता सकता है दूसरा एम? दूसरा एम यह है कि फसल जो है भली बर्बाद हो जाए पर किसान की आय हमें बराबर रखनी है। यानी किसान को यह नहीं फील होना चाहिए कि यार मेरा तो खेती बाड़ी में कोई फायदा ही नहीं है। किसान डीमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए कि वो खेती बाड़ी ही छोड़ दे, क्योंकि अगर खेती बाड़ी अगर ऐसे ही किसान छोड़ते जाएंगे तो हमारी डिपेंडेंसी दूसरी कंट्रीज पर बढ़ जाएगी खाने के लिए। ठीक है, तो याद रखना यहां पे दूसरा गोल क्या है इनका कि किसान की जो इनकम है, पीजेंट की जो इनकम है उसे स्थिर रखना, स्टेबलाइज करके रखना, ताकि वो ना ज्यादा हो ना कम हो, इतनी रहे कि उसे ये ना लगे कि यार मुझे खेती छोड़ देनी चाहिए। तो किसान की इनकम को स्थिर रखना, किसान की इनकम को स्टेबलाइज रखना, इनकम को स्टेबलाइज करना, किसान की इनकम को स्टेबलाइज करना यानी स्थिर करना, ताकि वो डीमोटिवेटेड फील ना करे। ठीक है, जैसे मान लो तुम तैयारी कर रहे हो 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल, हर बार इतनी मेहनत करने के बाद तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो तुम क्या सोचोगे? अरे यार छोड़ यार, नहीं करनी तैयारी, भाड़ में जाए कुछ और काम कर लूंगा। ये नहीं होना चाहिए किसान के साथ, कि अगर किसान को बार बार नुकसान हो रहा है और उसको लग रहा है अरे यार मेरी तो इनकम ही नहीं हो रही है, मेरा तो पैसा ही नहीं आ रहा है, मैं तो सिर्फ बर्बाद हुए जा रहा हूं, तो खेती छोड़ देगा। तो वो चीज नहीं करनी है। किसान की आय जो है स्थिर करनी है, किसान की इनकम को स्टेबलाइज करना है, यानी उतनी इनकम तो उसे दी जाए कि उसको लगे कि भाई खेती बाड़ी नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये 2 गोल्स हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इज अ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज लॉन्च्ड फॉर फॉलोइंग बेनिफिट्स। बताओ, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, अब नाम से पता चल रहा है नेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट स्कीम, यानी खेती का विकास। नेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट स्कीम भारत सरकार की एक योजना है जो निम्नलिखित लाभों के लिए शुरू की गई है। उद्योग के लिए की गई है, अस्पताल के लिए की गई है, कृषि और किसान के लाभ के लिए की गई है, स्कूल के शिक्षक के लिए। कितना टुच्चा सवाल पूछा है रेलवे ने। राष्ट्रीय कृषि विकास यहां पे लिखा हुआ है, और अगर कोई गलत जवाब देगा ना इसका, तो ससुरे तुम किसी लायक नहीं हो। फिर कृषि विकास तो इंडस्ट्री से तो नहीं होगी, हॉस्पिटल से तो बिल्कुल नहीं होगी, टीचर्स ऑफ स्कूल से तो बिल्कुल नहीं होगी, तो एग्री एंड फार्मर्स, कृषि और किसान से रिलेटेड है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है भाई, बिल्कुल। टीसीएस टीसीएस नहीं बनाए ये क्वेश्चन, देखो टीसीएस के बनाए हुए क्वेश्चन हैं ये। पीवाईक्यू है, एक क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये सब पीवाईक्यू है, ताकि तुम्हें आइडिया रहे कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए पीवाईक्यू लाए जा रहे हैं बेटा आपके लिए। समझ में आ गया? अब देखो, तो ये जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है ये कब लॉन्च हुई थी, मैं थोड़ा सा इसकी जानकारी दे देता हूं आपको। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में लॉन्च हुई थी, 2007 में केंद्र सरकार ने इसको लॉन्च किया। जैसा कि लिखा भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय ने, केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय ने यानी एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था। कृषि मंत्रालय ने 2007 में केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया, ठीक है। इसका एम क्या है, साफ साफ लिखा हुआ है, एम तो साफ साफ लिखा हुआ है, कृषि का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सही बात है भाई। तो एक तो कृषि और कृषि से जुड़े जो दूसरे क्षेत्र हैं, कृषि और कृषि से जुड़े दूसरे क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो दूसरे फील्ड्स हैं, दूसरे सेक्टर्स हैं, उनका डेवलपमेंट। कृषि और कृषि संबंधी अन्य क्षेत्रों का विकास, कृषि संबंधी अन्य क्षेत्रों का विकास। अब तुम बोलोगे सर इसमें विकास किस किस चीज का होगा, मतलब आपने ये तो बता दिया कृषि और कृषि संबंधी अन्य क्षेत्रों का विकास, मतलब एग्जैक्टली कैसा विकास, क्या? तो भैया देखो, अगर तुम इसे सिंप्लीफाई करोगे तो सबसे पहले तो कृषि का एरिया बढ़ाया जाना चाहिए, मतलब खेती बाड़ी ज्यादा होनी चाहिए भारत में, ताकि हमारी डिपेंडेंसी हमारे ऊपर ही रहे, हमारी निर्भरता
हमारे ऊपर ही रहे फसलों के लिए, हम किसी और दूसरे देश से इंपोर्ट ना करें, तो कृषि इतनी बनी रहे कि भैया हमें तकलीफ ना हो। तो कृषि का एरिया इंक्रीज करना, यानी खेती बाड़ी का एरिया बढ़ाना पड़ेगा, है ना। आजकल के लोग, ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में निकल जा रहे हैं, सर्विस सेक्टर वगैरह कर रहे हैं, खेती बाड़ी में बहुत कम लोग जा रहे हैं। नई जनरेशन तो जा ही नहीं रही खेती बाड़ी में। तो एक टाइम इस हिसाब से चलते रहे तो ऐसा भी आएगा कि भैया खेती बाड़ी कोई नहीं कर रहा होगा। तो इसलिए कृषि का एरिया बढ़ाना, ये एक काम है यहां पर, कृषि का एरिया बढ़ाना, है ना, कृषि का विस्तार करना। दूसरा, नई कृषि तकनीकों का इस्तेमाल करना, ताकि एग्रीकल्चर से बढ़िया पैसा बने, लोग मोटिवेटेड रहें कि देखो खेती बाड़ी में भी पैसा है, तो लोग खेती बाड़ी में भी घुसें। तो नई कृषि तकनीकों का इस्तेमाल करना, नई कृषि तकनीकों का इस्तेमाल करना, यानी नई एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना, नई कृषि तकनीकों का यूज करना। उसके बाद कृषि को मॉडर्न बनाना, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना, यानी जरूरी नहीं कि आप ट्रेडिशनल खेती करें, पारंपरिक जो खेती कर रहे हो, पारंपरिक फसलें उगा रहे हो, जरूरी नहीं कि वही उगाएं, आप कुछ नया भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मॉडर्न एग्रीकल्चर आप कर सकते हो, मॉडर्न एग्रीकल्चर पर फोकस, यानी कि अगेन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, मॉडर्न एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करना। उसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग पर फोकस करना, जैविक कृषि पर फोकस करना, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, बिना केमिकल्स की खेती बाड़ी होती है, जैविक कृषि। जैविक कृषि पर, ऑर्गेनिक खेती पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर फोकस करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर फोकस करना। जैसे मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताया है कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, मेरा कॉलेज का दोस्त है, लक्ष्य डबास। उसका एक प्लेटफॉर्म है, अगर इंस्टाग्राम पे कभी देखोगे या यूट्यूब पर देखोगे तो उसका चैनल है ऑर्गेनिक एकड़। ऑर्गेनिक एकड़ बहुत जबरदस्त खेती कर रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है वो, मतलब उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है उसमें। करोड़ों का टर्नओवर सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग से, कोई मिलावट नहीं। समझ रहे हो भाई? बिल्कुल। तो इस तरह से यह है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? बिल्कुल। ठीक है भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल बैम्बू मिशन इज अ स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ विच मिनिस्ट्री? बताओ बेटा, सभी लोग बताएंगे बेटा। नेशनल बैम्बू मिशन इज अ स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ विच मिनिस्ट्री? राष्ट्रीय बांस मिशन। अरे ससुरा, सा और शा में फर्क ही नहीं आ रहा आज तो। देखो भाई, राष्ट्रीय बांस मिशन किस मंत्रालय की प्रायोजित योजना है? बताओ भाई, किस मंत्रालय की प्रायोजित योजना है? आज तो मेरा सा और शाह गड़बड़ा रहा है भाई। आज शादी की जगह शादी होगी, और संभावना जो बनी हुई है आज वो संभावना बनी हुई होगी। ठीक है, नींबू विकास बोल रहा है नींबू पानी पियो सर। 10 रुपए ते तुरतरे खाने पड़ेंगे क्या आज? चलो। देखो भाई, हाँ थकावट है शायद, मे बी। ठीक है, चलो। तो राष्ट्रीय बांस मिशन किस मंत्रालय की प्रायोजित योजना है? जल्दी बताओ भाई। कृषि और किसान कल्याण, जल संसाधन मंत्रालय, रसायन और उर्वरक, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन। जल्दी बताओ। राष्ट्रीय बांस मिशन। हाँ, सभी लोग बताएंगे भाई। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं ताकि जुबान तुतलाए ना। ठीक है। बताओ बताओ बताओ।
एक सेकंड भैया, एक मैसेज का रिप्लाई कर दे, बहुत जरूरी है, टीम की तरफ से आया है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बताओ भाई। एक बच्चा बोल रहा है बांस मंत्रालय, ससुरो कौन सा मंत्रालय? बैम्बू मिनिस्ट्री कौन सी होती है? हाँ, बैम्बू मिनिस्ट्री। देखो साला यहां पे आंसर है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मतलब कृषि मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इसी के द्वारा 2018-19 में ये लॉन्च हुई थी, ये स्कीम 2018-19 में लॉन्च हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है मैं बताऊं? इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है? इसका एम क्या है? इसका एम यह है, ध्यान से देखो बेटा सभी लोग, इसका एम यह है कि बांस प्लांटेशन करनी है और उसका एरिया बढ़ाना, यानी ज्यादा एरिया में बांस का उत्पादन। एम क्या है? ज्यादा एरिया में बांस का यानी बैम्बू का प्रोडक्शन, ज्यादा एरिया में बांस का उत्पादन। देखो बेटा ध्यान से, ज्यादा एरिया में बांस का उत्पादन, इससे दो फायदे होंगे। जो बांस उगाने वाला किसान है उसके लिए इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है। बांस से संबंधित किसान, बांस से संबंधित किसान की इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो अगर एरिया बढ़ेगा बांस उगाने के लिए, तो मतलब बांस के किसान की इनकम बढ़ेगी, वो ज्यादा बांस उगा पाएगा, ज्यादा बेच पाएगा, ज्यादा कमा पाएगा। तो बांस से संबंधित किसान की आय यानी जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरा, भाई किसान ने तो बांस उगा दिया, उसके बाद बांस का इस्तेमाल होता है हैंडीक्राफ्ट्स में, या जो दूसरी चीजें बनती है बांस से, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स या दूसरी जो शिल्प में जो काम आता है बांस, तो वहां पे जो क्राफ्ट्समैन हैं, जो शिल्पकार हैं, उनके लिए उपलब्धता ज्यादा हो जाएगी, वो बांस से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना पाएंगे और फिर ज्यादा बेच पाएंगे। तो यानी बांस के किसान को भी फायदा, और जो बांस से संबंधित शिल्पकार है, बांस से संबंधित जो शिल्पकार है, क्राफ्टमैन है, क्राफ्टमैन जो है, संबंधित क्राफ्टमैन को भी फायदा होगा। पर बात यह है कि क्या सर, मतलब बांस उगाएं कहां? ऑलरेडी तो बांस वगैरह उगता ही है, और कहां उगाएं? लोग रह भी तो रहे हैं, लोगों की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो और एरिया चाहिए रहने के लिए, तो बांस के लिए एरिया कैसे बढ़ेगा? अब वो सरकार जो है इस बांस मिशन के अंदर कर रही है कि जो भी ऐसा एरिया है जो गवर्नमेंट का एरिया, जो गवर्नमेंट के अंडर है या फिर प्राइवेट लोगों के अंडर, तो रिक्वेस्ट की जा रही है। सरकार तो खुद तो अपना एरिया दे ही रही है बांस उत्पादन के लिए, जो प्राइवेट लोगों की जमीन है उनसे भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप अपना एरिया हमें बेच दो, यानी सरकार को बेच दो, हम यहां पे बांस उगाना चाहते हैं। तो ज्यादा एरिया में बांस का उत्पादन करने के लिए सरकार जितना चाहे एफर्ट लगा रही है, ठीक है, जितना चाहिए उतना एफर्ट लगा रही है, और हो सकता है कि बांस उत्पादन के लिए जमीन बढ़िया तरीके से मिल जाए, बांस से संबंधित किसानों को फायदा हो, बांस से संबंधित जो क्राफ्ट्समैन है उनको फायदा हो, ताकि वो बांस से रिलेटेड चीजें बना बना के ज्यादा बेच सकें। तो ये कृषि और किसान मंत्रालय, ठीक है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का ही डिसीजन है, 2018-2019 में इन्होंने लिया था। समझ में आया बेटा? बिल्कुल। तो बांस संबंधी किसानों का विकास होगा और बांस संबंधी शिल्पकारों का विकास होगा, क्राफ्ट्समैन की यहां पे डेवलपमेंट की बात की जा रही है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये तो कल पढ़ा था यार, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कुसुम प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट? भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? मैंने तुम्हें कल भी बताया था, कुसुम याद है? इसका फुल फॉर्म, कुसुम का फुल फॉर्म मैंने तुम लोगों को बताया था, ठीक है।
अपनी एक्स को याद नहीं करना है। कुसुम का फुल फॉर्म का मतलब है, यहां पे देखो क्या है, किसान ऊर्जा, किसान ऊर्जा सुरक्षा, है ना, किसान ऊर्जा सुरक्षा एंड उत्थान, उत्थान अभियान। और मैंने कल अंग्रेजी में भी बताया था ये, ठीक है, किसान ऊर्जा सिक्योरिटी एंड उत्थान, हिंदी में अपलिफ्टमेंट यानी तरक्की, वो इंग्लिश में अपलिफ्टमेंट अभियान। तो हिंदी इंग्लिश में इसी तरह से लिखना है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान कुसुम प्रोग्राम। ये लॉन्च हुआ है कब, जल्दी बताओ, कुसुम प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ है, जल्दी बताएंगे सभी लोग, बताओ बताओ। 2019 में, बिल्कुल, कल ही तो बताया था, 2019 में। और इसमें मैंने तुम्हें बताया था कि सरकार ने ये इसलिए लॉन्च किया है कि कई सारे किसानों के पास ऐसी जमीनें हैं जो बंजर हैं, व्यर्थ हैं। तो उन किसानों से रिक्वेस्ट की जा रही कि आप अपनी इस बंजर जमीन को सरकार को सोलर प्लांट्स लगाने के लिए दे दो। आपकी जमीन आप ही के पास रहेगी, आप ही इसके मालिक हो, बस सरकार अपना सोलर पावर प्लांट लगाएगी, सोलर पावर प्लांट लगाएगी। इससे जो भी बिजली बनेगी इससे आपको तो मिलेगी, आपके घर की बिजली फ्री हो जाएगी। और क्योंकि जमीन आपकी है तो आप ऐसा करना है, इस बिजली को हमें बेच दो, पर हम खरीदेंगे थोड़े कम रेट पर, क्योंकि भाई सोलर पावर प्लांट हमारा है। 4-5 रुपया यूनिट, ठीक है, 4-5 रुपया पर यूनिट हम इसे खरीदेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, किसानों को बैठे बैठे अपनी जो जमीन है, बंजर जमीन, उस पर पैसा मिलने लगा। ठीक है, लाइट बनानी है बस, और अपनी लाइट तो फ्री हो ही गई, जो लाइट बन रही है वो 4-5 रुपए पर यूनिट सरकार को बेच दो। ठीक है भाई, तो याद रखो भाई, कुसुम योजना में क्या किया है भारत सरकार ने, भारत सरकार ने ऐसे किसानों को टारगेट किया है जिनके पास जमीन है वो बंजर है, वहां पर सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे। ठीक है, 10,000 मेगावाट तक के, 10,000 मेगावाट तक के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। वहां पर जो बिजली पैदा होगी उससे किसान के घर में बिजली आएगी, वो उसका बिल फ्री हो गया, और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा बिजली वो सरकार खरीद लेगी, स्टेट गवर्नमेंट खरीद लेगी, ताकि 4-5 रुपए पर यूनिट पे, ताकि किसान को फायदा हो, उसकी जमीन जो सरकार ने लिए उससे किसान को फायदा हो। तो याद रखना, यहां पे क्या देखो, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू फार्मर्स। भाई किसानों को वित्तीय सुरक्षा मिल रही है, वित्तीय सुरक्षा मिल रही है, वो फाइनेंशियली सिक्योर हो गया किसान की, साला कुछ लगा ही नहीं, अपनी जमीन थी, बंजर थी, सरकार को दे दी, सरकार ने सोलर पावर प्लांट लगाया, अपनी बिजली, घर की बिजली तो फ्री हो ही गई, साथ ही साथ अपने आप बिजली बन रही है, सरकार के पास जा रही है, सरकार एक बिल बना के भेज देती है, जी इस बार इतनी बनी है, ये लो पैसा, फ्री की कमाई हो रही है। तो यह है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द फार्मर्स थ्रू हार्नेसिंग सोलर एनर्जी कैपेसिटीज। ठीक है, तो सौर ऊर्जा क्षमताओं के दोहन के माध्यम से किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। कल ही मैंने बताया था आप लोगों को। तो किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान, ठीक है, तो किसान ऊर्जा बना रहा है अपनी बंजर जमीन पर सरकार की मदद से, और सरकार को ही बेच रहा है, और बैठे बैठे पैसा कमा रहा है। क्लियर है बच्चों? विच इज नॉट ट्रू अबाउट सॉइल हेल्थ कार्ड। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? यह एक राज्य नहीं तो लाएंगे नहीं, यह एक राज्य प्रायोजित योजना है। पहला स्टेटमेंट तो यह है, मिट्टी के पोषक तत्वों पर बुनियादी इनपुट दे, किसानों की उत्पादकता में सुधार करना, फसलों के अनुसार उर्वरकों की अनुशंसा करना। यानी भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड का उद्देश्य क्या है? आप सब जानते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड क्या होता है? कोई बताएगा भाई सॉइल हेल्थ कार्ड क्या होता है? जल्दी बताओ, सॉइल हेल्थ कार्ड क्या होता है? बताओ बताओ, सभी लोग बताएंगे हाँ बिल्कुल। देखो मैं आपको बताता हूं, सॉइल हेल्थ कार्ड, अबे सॉइल की हेल्थ बताएगा ना ये कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड, जैसे हम लोगों का भी फैमिली हेल्थ कार्ड बनता है, हेल्थ कार्ड बनता है, उसमें क्या होता है,
कोई बीमारी है तो वो पता चल जाती है, उसकी जानकारी वहां दे दी जाती है, उस बीमारी को सही करने के लिए जो इलाज है वो वहां लिख दिया जाता है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड भी तो ऐसा ही है। सॉइल हेल्थ कार्ड में क्या है, एक तो ये याद रखना, प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लॉन्च किया था, इस स्कीम को, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लॉन्च किया था राजस्थान में 2015 में। इसे लॉन्च किया था 2015 में राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में, राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में, जब वहां पे इन्होंने स्पीच वगैरह दी थी। श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में 2015 में लॉन्च किया था। और इस सॉइल हेल्थ कार्ड का उद्देश्य यह है, एम यह है कि आप जिस जमीन पर खेती कर रहे हो, उस जमीन का स्टेटस बता देगा ये सॉइल हेल्थ कार्ड। यानी जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट होते हैं, एग्रीकल्चर के जो एक्सपर्ट होते हैं, सॉइल एक्सपर्ट होते हैं, वो आते हैं, आप उनसे अपनी सॉइल का सैंपल लेवाते हो कि भैया हमारी सॉइल का सैंपल ले लो, हमारे खेत की सॉइल का, और बताओ इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या क्या नहीं है, और जो नहीं है तो क्या करें कि इंप्रूव कर जाए सॉइल की फर्टिलिटी बढ़े, अच्छी खेती हो। तो याद रखना, इसका एम क्या है कि किसान के खेत में मिट्टी का परीक्षण करना, किसान के खेत में जो मिट्टी है उसका टेस्ट करना, मिट्टी का टेस्ट करना, और उस मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनकी जानकारी देना। ऑलरेडी भी तो होंगे ही कुछ उस मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों की, यानी न्यूट्रिएंट्स की जानकारी देना। पोषक तत्वों की जानकारी, यानी पोषक तत्व क्या है, न्यूट्रिएंट्स। पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स की जानकारी देना। और जो पोषक तत्व कम है, तो उनका इलाज बताना कि कैसे पोषक तत्व बढ़ाए जाए, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाया जाए। ठीक है भाई, तो याद रखना इसका एम क्या है कि किसान के खेत में जो मिट्टी है उसको टेस्ट करना और किसान को यह बताना कि भाई आपकी सॉइल में ये न्यूट्रिएंट्स हैं, तो आप इस खेती को, यानी इस खेत को इन फसलों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसान बोले कि सर और क्या न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं मेरी फसल में, क्या हम और इसमें डाल सकते हैं, तो वो ये भी बताएगा, सॉइल हेल्थ कार्ड में सॉइल एक्सपर्ट ये भी बताएगा कि इसमें और क्या न्यूट्रिएंट्स कैसे डलेंगे और फिर ये क्या उगाने के लायक बन जाएगी। तो सॉइल हेल्थ कार्ड आपके सॉइल के स्टेटस को बताती है कि वो सॉइल ठीक है या नहीं, और अगर ठीक नहीं है तो कैसे उसे इंप्रूव किया जाए। ठीक है बेटा, तो मिट्टी के पोषक तत्वों पर बुनियादी इनपुट देता है सॉइल हेल्थ कार्ड। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। व्हाट डज द इशू प्राइस इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडिकेट? सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्गम मूल्य क्या दर्शाता है? और भी क्वेश्चन है क्या? एक क्वेश्चन और है, ठीक है, एक क्वेश्चन और है। चलो भाई, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में निर्गम मूल्य क्या दर्शाता है? मैं आपको बताता हूं, ये बहुत सिंपल सी चीज है। पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी आप सब जानते हैं कि जो हमारे देश में गरीब लोग हैं उनके लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की हुई है। यानी कि बहुत ही कम दाम पर ऐसे लोगों को आटा, चावल, दाल, तेल, ये सब मिल जाता है अपने खाने के लिए बहुत ही कम दाम पर। जैसे हम लोग तो मार्केट प्राइस पे खरीद के लेके आते हैं, पर जो राशन वाले जो सेंटर्स हैं, ठीक है, जो पीडीएस सेंटर्स हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाले सेंटर्स हैं, जहां पे राशन वगैरह मिलता है गरीब लोगों को, वहां पर बिल्कुल ही कम दाम पर,
जितना वो अफोर्ड कर पाए उतने कम दाम पर उनको चावल दाल रोटी, ये सब मतलब रोटी मतलब आटा वगैरह ये सब मिल जाता है। तो मतलब मार्केट प्राइस से, ठीक है ध्यान से देखो, यानी अब इसमें निर्गम मूल्य क्या है, पीडीएस सिस्टम में निर्गम मूल्य क्या है, निर्गम मूल्य का मतलब है वो कम कीमत जो जिस पर आपको सामान दिया जा रहा है। मार्केट प्राइस पे तो हम लोग लेके आ रहे हैं, पर हमसे भी कम प्राइस पर जिन गरीबों को वो खाना मिल रहा है उस कम प्राइस को बोलते हैं निर्गम मूल्य, इशू प्राइस। तो याद रखो, इशू प्राइस का मतलब है प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, ऐसी कीमत, ठीक है। निर्गम मूल्य मतलब ऐसी कीमत जो बाजार मूल्य से कम है, बाजार मूल्य से कम मूल्य पर ही तो सामान मिल रहा है। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो जल्दी से, बिल्कुल, ठीक है। तो गरीब लोगों के लिए जो राशनिंग का सिस्टम है, सामान के वितरण का सिस्टम है, उसमें क्या होता है कि मार्केट प्राइस से कम प्राइस में उनको सामान मिलता है। तो मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर जिस पर सामान मिल रहा है उसी को निर्गम मूल्य, उसी को इशू प्राइस बोलते हैं। आंसर हो गया बी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखो, बिल्कुल इसी तरह का कुछ, गौरव कुमार आर्या, रिसेंटली फॉर विच ऑब्जेक्टिव पीएम कृषि सिंचाई योजना स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कल भी हमने देखा था, ये बस लैंग्वेज चेंज हुई है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य से पीएम कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई, बताओ भाई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, भाई ऑब्वियस सी बात है, कृषि सिंचाई योजना किस उद्देश्य से की गई है, कृषि और उसकी सिंचाई के लिए, कृषि और उसकी सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए 2015 में लॉन्च हुई है। तो भाई ऐसे इलाके जहां पर सूखा पड़ा हुआ है या ऐसे इलाके जहां पे पानी की कमी है, तो ऐसे इलाकों में क्या होगा, ऐसे इलाकों में तो फिर पानी भेजना पड़ेगा ना, पानी किसी तरीके से उपलब्ध करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए स्कीम तो निकालनी पड़ेगी, तो निकाली है 2015 में सरकार ने। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ऐसे इलाकों को पानी देने की योजना है जहां पर ड्रॉट पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, जहां पे पानी की कमी है, जहां बारिश अच्छी नहीं हुई है, ताकि वहां के किसानों को फसल उगाने में तकलीफ ना हो, और अगर वो उगा भी रहे तो उन्हें नुकसान ना हो। ठीक है बच्चों, तो कृषि विकास के लिए, कृषि सिंचाई के लिए ये योजना है। तो अगेन जो भी बच्चे ऐसे हैं जो एटीएम बैच में डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और फाउंडेशन कमजोर है, तो बेटा मैं फिर बता रहा हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं, तुम्हें दिक्कत आने वाली है, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन की लैंग्वेज और अगर ऑप्शन याद रखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हजारों सवाल हैं इस बैच में, हजारों सवाल और उनके ऑप्शंस और उनके सही आंसर कैसे याद रखोगे, जरा सी लैंग्वेज चेंज हुई फंस जाओगे क्वेश्चन की। तो इसलिए अपना फाउंडेशन मजबूत रखो, फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसी भी लैंग्वेज में आ जाए, आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। तो ये बैच है, आप आराम से जुड़ के अपने बेसिक्स को क्लियर करो, अंडरस्टैंडिंग बनाओ और ऐसी जीके पढ़ो जिससे कि सिलेक्शन हो। ठीक है, बाकी आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं बच्चों। चलो बेटा, हाँ सेशन को खत्म करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आदित्य बोल रहा है सर इकोनॉमिक्स की फर्स्ट क्लास वाली पीडीएफ अपलोड नहीं है, अभी आज कर देता हूं, सारा टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है अभी कर देते हैं। चलो बेटा, ठीक है भाई, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। सर हेल्थ कार्ड वाला स्लाइड एक बार दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिखा देता हूं, मैं दिखा देता हूं, ये रहा, ठीक है। हाँ, आज पॉलिटी की क्लास थोड़ी इमरजेंसी काम की वजह से नहीं हो पाई है, पर ये क्लास कल तो होगी अपनी। आज की जो क्लास नहीं हुई है सैटरडे को कंपनसेट होगी, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। संडे तुम्हारा ऑफ ही रहेगा, सैटरडे को हम इस क्लास को कर लेंगे, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। एक सेकंड, विच इज नॉट ट्रू अबाउट, ओके 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 ओके, वेट भाई, रुको, हाँ सही बोल रहे हो यार, हम तो सवाल को हाँ मिसरीड कर गए। विच इज नॉट ट्रू अबाउट सॉइल हेल्थ कार्ड, गलत है ना, हाँ ठीक है। तो दिस इज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम। देखो भाई, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, ये
केंद्र के द्वारा केंद्र के द्वारा आयोजित है। एक सेकंड को, किसानों की उत्पादकता में सुधार करना फसलों के अनुसार। हाँ ठीक है, आंसर होगा ए। ये स्टेट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड है। मैंने बताया ना, पीएम मोदी ने इसे लॉन्च किया है। इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। बाकी ये सारी चीजें हैं जो इस स्कीम का पार्ट है, सॉइल हेल्थ कार्ड का पार्ट है। तो एक तो ये न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानकारी देता है। अब न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानकारी इसलिए दे रहा ताकि किसानों की उत्पादकता में सुधार हो सके, क्योंकि मिट्टी में सुधार होगा, किसानों की जो फसल उत्पादन है उसमें सुधार होगा, फसल बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। फसलों के अनुसार उर्वरकों की अनुशंसा करना, यानी कि इस मिट्टी में अगर आप ये फसल उगाना चाहते हो तो आपको ये फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, ये उर्वरक डालना पड़ेगा। तो ये सब किसका काम है? सॉइल हेल्थ कार्ड का काम है। ठीक है, चलो तो आंसर होगा ए, आंसर होगा ए। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। मैं तो जल्दी जल्दी में निकल गया, नोट को पढ़ा ही नहीं। सॉरी एंड एक्सट्रीमली सॉरी, और बाकी थैंक यू सो मच जिन बच्चों ने इसको पहचाना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं अंशिका, देखो फाउंडेशन बैच से ही सबकी तैयारी हो जाएगी, फाउंडेशन बैच से ही सबकी तैयारी हो जाएगी, अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर फाउंडेशन ले लिया है तो फाउंडेशन से ही तैयारी हो जाएगी, एसएससी वाला अलग से मत लो, क्योंकि सेम ही तो जीके होती है ऑलमोस्ट। ठीक है, सेम ही जीके है। मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा, तुम्हारा कोई पैसा बर्बाद नहीं होने देंगे, बिल्कुल सही बैच में हो तुम ऑलरेडी। ठीक है, चलो चलो भैया, थैंक यू।